आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों को साइकोलॉजी की कक्षाएं नियमित रूप से मिलती रहेंगी। आज की कक्षा में हम ये जो आपका साइकोलॉजी की जो कक्षाएं हैं, ये आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट आदि सभी पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसलिए आज से आप लोगों को प्रतिदिन साइकोलॉजी की कक्षाएं मिलती रहेंगी। आज की कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? शिक्षा, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा के कार्य, शिक्षा की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय। शिक्षा। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना और सिखाना, पहली बात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लैटिन भाषा में एजुकेशन शब्द 3 चीजों से मिलकर बनता है। शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बालकों का विकास करती है। इस प्रकार एजुकेशन का सर्वमान्य अर्थ हुआ बालक की जन्मजात शक्तियों या गुणों को विकसित करके उनका सर्वांगीण विकास करना। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि शिक्षा का अर्थ होता है बालक या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के अर्थ को हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विशिष्ट अर्थ और दार्शनिक। सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है विद्यालय शिक्षा से, अर्थात ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर, अर्थात इसके लिए निश्चित योजना बनाई जाती है, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इसके लिए निश्चित या निर्धारित समय होता है, अर्थात 1 वर्ष के अंतर्गत इस बालक को इस पाठ्यक्रम को पढ़ना या समझना आना चाहिए। इसमें बालक को कुछ निश्चित विधियों के द्वारा, विधियों अर्थात जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा बालक को ज्ञान दिया जाता है। तो ये शिक्षा का कौन सा अर्थ के अंतर्गत आता है? ये आता है शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक का अर्थ आप समझते हैं बहुत बड़ा, मतलब ब्रॉड एरिया में, अर्थात शिक्षा के व्यापक अर्थ का तात्पर्य है जिसमें बालक आजीवन सीखता ही रहता है, अर्थात शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अर्थात जब बालक, भारतीय इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखें तो जब बालक गर्भावस्था में भी होता है तब भी वह कुछ न कुछ सीखता रहता है और जन्म लेने के बाद वह इस वास्तविक जगत में आने के बाद भी निरंतर कुछ न कुछ हर दिन नया सीखता रहता है। तो ये कौन सा एरिया हुआ शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। अगर हम विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात जब हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात कर रहे थे, तो वहां हमने देखा कि हमारा कोई एक उद्देश्य निर्धारित था कि 1 वर्ष में इस पाठ्यक्रम को हमने पढ़ना है, बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप करनी है। तो ये हमारा क्या था? एक उद्देश्य निर्धारित था। इस प्रकार शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा आता है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील अर्थात चरैवेती, जो चलता रहे, गतिमान है। हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि शिक्षा जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो चलने वाली जो चीजें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत, मतलब बच्चे के मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है उसको हम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में भी रख सकते हैं। अगला है शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय। दार्शनिक संप्रत्यय अर्थात
दर्शन का विचार केंद्र मनुष्य ही होता है। फिलॉसफी जो है उसका केंद्र की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है वो उसका क्या है, केंद्र होता है, सेंटर होता है। दार्शनिक जो विचार होते हैं वो मनुष्य को सेंटर मानकर ही किए जाते हैं। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मार्ग निश्चित करने में दार्शनिकों की रुचि होती है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य से संबंध में दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शब्दों में लिखा है, सा विद्या या विमुक्ते। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता मतलब अर्थात व्यक्ति में पहले से कुछ गुण जो हैं, कुछ शक्तियां जो हैं वो पहले से विद्यमान हैं, परंतु उन्हें विकसित करने के लिए, उन्हें बाहर लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षा की। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंदर निहित छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने अपने विचार में शिक्षा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। यहाँ हम पढ़ते हैं एस मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संबंधित है। अर्थात इन्होंने भी वही पहले वाली बात बताई है कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वो हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। और जो सीखना, शिक्षा का हमने अभी क्या पढ़ा था, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम कुछ ना कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं। नेक्स्ट, सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। अभी यहाँ आप देखिए, हमने अभी दार्शनिक विचारों की बात की थी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के अंदर निहित है, और यहाँ सुकरात क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। अर्थात उन चीजों की उन्हें जानकारी है लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें विलुप्त है, तो उनको जागरूक करके और उन शक्तियों को, निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस, प्रगतिशील विकास है। इन्होंने क्या कहा कि स्वाभाविक है, समरस है और प्रगतिशील, वही गतिशीलता पर आधारित है। अर्थात शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्लेरेंसनिक के अनुसार शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो का कहना है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत इन बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वह क्या है, शिक्षा है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो होते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा छात्र होता है। अर्थात जो एडम्स है इनका मानना है कि शिक्षा के अंतर्गत दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने वाला। जो सिखाने वाला है उसे इन्होंने शिक्षक का नाम दिया है और जो सीखने वाला है उसे इन्होंने छात्र माना है। इस प्रकार एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक होता है और दूसरा छात्र होता है। अब शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता मतलब उसकी जो योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालने और उन्हें विकसित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम कुछ न कुछ नया सीखते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। शिक्षा व्यक्ति के अंदर सामाजिकीकरण का विकास करती है। अर्थात व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, समाज के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व होती है, उनके प्रति भी व्यक्ति को डेवलप करती है।
शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास होता है, अर्थात जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा के द्वारा योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो ये शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी। अब शिक्षा के कार्य। शिक्षा का अर्थ, कार्य तथा उद्देश्य परस्पर इतने संपृक्त है कि इनमें किसी प्रकार का विभाजन की कोई रेखा करना अत्यंत कठिन है। वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत है। शिक्षा के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेश होता है जिनमें मनुष्य अपने तथा समाज के कल्याण के लिए होता है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य की क्रियाओं का रूप बदलता रहता है। क्रियाएं कभी स्थिर तथा जड़ नहीं हो सकती। इसीलिए जो शिक्षा के कार्य हैं वो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आते हैं शिक्षा के कार्य, कि शिक्षा के कुछ कार्य भी हैं। यहाँ शिक्षा के जो कार्य हैं उन्हें हमने दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सामान्य कार्य और दूसरा है विशिष्ट कार्य। सामान्य का अर्थ आप समझते ही हैं कि सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य। इसमें व्यक्तित्व का विकास पहला आता है, व्यक्तित्व का विकास, दूसरा आंतरिक शक्तियों का विकास, तीसरा नियंत्रण तथा भविष्य की तैयारी और चौथा है व्यावसायिक कुशलता। विशिष्ट कार्यों की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम आता है सामाजिक सुधार, सामाजिक कुशलता का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास और सामाजिक हित की भावनाएं। तो ये शिक्षा के सामाजिक और विशिष्ट कार्य हैं। शिक्षा के सामान्य कार्य। मानव जीवन में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। व्यक्तित्व का, इसका हमने सामान्य कार्य में पहला पॉइंट लिया है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है संपूर्ण पहलुओं का विकास करना। दूसरे शब्दों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास करना ही क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास कहलाता है। इस विकास के फलस्वरूप व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर होता है। अतः अंततः उसे आत्म साक्षात्कार होता है। यदि व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हुआ है तो उसका कोई ना कोई एक पहलू विकसित हो जाता है और कोई ना कोई एक पहलू जो है वो अविकसित हो रह जाता है। इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और वह असामान्य हो जाता है। यदि जीवन का कोई पक्ष अविकसित रह जाए तो व्यक्ति दुर्बल रह जाता है, वह जीवन के संघर्षों का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास ही क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास कहलाता है। और यही उसके व्यक्तित्व को निखारने में, उभारने में उसके सहायक अंग होते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक शक्तियों का विकास। आंतरिक शक्तियां अर्थात मनुष्य में जन्म से पूर्व निहित जो कुछ शक्तियां हैं उन्हें हम आंतरिक शक्तियों के नाम से पहचानते हैं। मनुष्य में जन्मजात ही कुछ ना कुछ शक्तियां जो है ना पहले से ही लेकर पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चा जो है प्रेम, स्नेह, उत्सुकता, तर्क करना, कल्पना और आत्म गौरव नामक की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें लेकर पैदा होता है। अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तो उसे प्रेम, स्नेह, उत्सुकता, तर्क करना, कल्पना करना और अपने आप पे प्राउड फील करना, ये सब जो प्रवृत्तियां होती है वो उसमें जन्मजात होती है। अब शिक्षा का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह इन जन्मजात अभियोग्यताओं का विकास करे। इस संबंध में पेस्टोलॉजी ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से बच्चे की जो उत्सुकताएं हैं, बच्चे की जो तर्क करने की जो क्षमता है और जो उसकी कल्पना करना, इमेजिनेशन जो है, उसके द्वारा वह नए जो नवीन प्रयोग है वह उनको कर सकता है। और ये सभी शक्तियां उसमें पहले से ही जन्मजात होती हैं, परंतु शिक्षा के द्वारा इन सभी के बारे में थोड़ा और उसे ज्ञान देकर इन जन्मजात शक्तियों को उभारा जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है। नेक्स्ट
नियंत्रण तथा भविष्य की तैयारी। मैकडूगल के अनुसार बच्चा कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है। उसे एक नई दिशा मिलती है। पशुओं की मूल प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं आता क्योंकि उनमें विचार और तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। इसके विपरीत मनुष्यों में विचार करने, तर्क और विभेदन करने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है। मनुष्य जो है अपने समाज के अनुसार इन सामाजिक शक्तियों के द्वारा प्रवृत्तियों की दिशा निश्चित करता है। यहाँ इनका कहने का, मैकडूगल का कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें तर्क करना, विभेदन करना, दो चीजों में अंतर निकालना और निर्णय लेने की जो क्षमता है वह अन्य जीवों में नहीं होती, जो केवल मनुष्य में होती है। व्यवसायिक कुशलता। शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करता है, अवश्य चुनता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की कुशलता प्राप्त कर ली है तो वह अपने व्यवसाय को अधिक कुशलता के साथ कर सकेगा। अतः शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्ति की व्यवसायिक कुशलता का विकास करे, जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो। वर्तमान समय में सफलता का समीकरण व्यवसायिक कुशलता से लगाया जा सकता है। अर्थात यहाँ व्यवसायिक कुशलता का अर्थ है कि बच्चे में, अभी हमने पढ़ा कि उसमें कुछ जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती हैं जिन्हें हम उभार सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जब हम देखते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी जो होती है वो ज्यादा है, तो हम उसके द्वारा बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से हम उसे व्यवसायिक कुशलता भी प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा के विशिष्ट कार्य। विशिष्ट अर्थात जो सामान्य से भिन्न हो। व्यक्तियों के समूह का नाम क्या है? समाज। और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति एक समाज की इकाई है, लेकिन इसका संबंध केवल अपने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने समाज तथा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं। अतः राष्ट्रीय जीवन के संबंध में भी शिक्षा के कुछ कार्य हैं, जिनको हमने 4 आधारों पर बांटा है। पहला, सामाजिक सुधार। समाज जो है वो सदैव परिवर्तनशील है तथा वह सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। सामाजिक उन्नति की गति बहुत धीमी रहती है। इस कार्य में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए समाज की उन्नति में शिक्षा जो है वो एक साधन है। वास्तव में व्यक्ति ही समाज की उन्नति का एक मूल आधार है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज की उन्नति का मूल आधार व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि पहले वे अपने समाज को समझे और वे समाज के सुधार के लिए प्रयास करें। इसलिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना भी किसका दायित्व है? शिक्षा का। सामाजिक कुशलता का विकास करना। आज सामाजिक दृष्टि से शिक्षा पर विचार किया जाता है। अतः शिक्षा का आद्य कर्तव्य है कि वह बालकों में सामाजिक भावना का विकास करे, सामाजिक कुशलता उनमें पैदा कर दे। अर्थात ऐसे नागरिक तैयार करें जो दूसरों के कार्यों में यथाशक्ति योगदान करें। शिक्षा पूरी करने के बाद ऐसे नागरिक तैयार हों जो समाज के लिए उपादेय हों। वे समाज के लिए भार स्वरूप न होकर समाज की उन्नति के लिए कुछ कार्य करें। व्यक्ति तथा समाज में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है और इस समाज के अपने कुछ रूल होते हैं, उनका मनुष्य को पालन करना होता है और उन्हीं के आधार पर मनुष्य स्वयं उन नियमों में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। राष्ट्रीय भावना का विकास करना। राष्ट्रीय भावना का विकास परम आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है। देश में जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद तथा गुटबाजी के कारण राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा
आन खड़ी हुई है। इन अलगाववादी प्रवृत्तियों के कारण आपस में वैमनस्य की भावना भी वृद्धि कर रही है। राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। शिक्षा के द्वारा इन विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है और राष्ट्र को इस संकट से बचाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा संकीर्ण भावना को नष्ट कर उदार तथा विशाल हृदय की भावना का पोषण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित की भावना आज के इस भौतिकतावादी युग में व्यक्तिवाद का बोलबाला है। हर व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है। आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, इसलिए समाज में हर जगह द्वेष, कलह, कटुता, मारकाट, घूसखोरी, लूट, आगजनी, बम विस्फोट ऐसे और अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। समाज की शांति तथा स्थिरता खतरे में है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह बालकों में ऐसे संस्कार भरे कि वे अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के विषय में विचार करें। यदि समाज का कल्याण होगा तो इससे राष्ट्र का हित भी होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने शिक्षा के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और शिक्षा के कार्यों को हमने पढ़ा। इसी के साथ में आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक जानकारी और देनी है आप लोगों को कि ये जो हमने आज की कक्षा हमने पढ़ी, आज का जो हमने विषय पढ़ा है, ये हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय से हमने जाना है। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी पात्रता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर, जीएस, हिंदी के शिक्षा मनोविज्ञान, संस्कृत और शिक्षण विधियों की कक्षाएं इसी तरह रूटीन में आप लोगों को प्रतिदिन मिलती रहेंगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।